बच्चों मैं हूं गोविंदा फ्रॉम SREP और आज की वीडियो में हम लोग करेंगे इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन देखो बहुत ही अच्छा टॉपिक हैगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैगा और बहुत बच्चों को इससे डर भी लगता है, ठीक है ना। और जैसे 12th क्लास में आपका 7 चैप्टर का इंटीग्रेशन, मगर बच्चों को 11th में ही पता होता है कि भाई आने वाला है 12 चैप्टर ऐसा जिसके अंदर 11 एक्सरसाइज है जो कि कैसे होंगी और कितनी लेंथी होंगी। तो ये बहुत डर रहता है पहले से ही बच्चों के मन में, ठीक है ना। यूजफुल की अगर मैं बात करूं तो आगे आपका 12th में भी बहुत अच्छे वेटेज में आएगा आपका चैप्टर इंटीग्रेशन। और उसके आगे अगर आप पॉलिटेक्निक कर रहे हो, डिप्लोमा कर रहे हो कोई भी, या फिर इंजीनियरिंग कर रहे हो या BC वगैरह कर रहे हो, तो वहां पे भी आपका मैथ फर्स्ट में आपका इंटीग्रेशन आता है, ठीक है ना। अब इंटीग्रेशन देखो होता क्या है, जब आपने किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव किया होगा, डिफरेंशिएशन किया होगा, जैसे मान लो x³ का आपने डेरिवेटिव किया है, वो आपका आता है 3x²। अगर मैं आपको 3x² देता हूं और बोलता हूं कि भाई मेरे को ये किसका डेरिवेटिव है ये बता दो, फंक्शन वो बताओ कि जिसका डेरिवेटिव करने के बाद हमारा आंसर आए, तो आप क्या करोगे, वो फाइंड करने के लिए जो हमारा प्रोसेस होता है वो हमारा इंटीग्रेशन होता है, ठीक है ना। मतलब इंटीग्रेशन बेसिकली क्यों बना हुआ है, जो भी डेरिवेटिव करके आंसर आया होगा हम उससे वापस उसको फंक्शन को निकालेंगे, फाइंड करेंगे, ठीक है ना। आ रही बात समझ में। तो आपका इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, एंटी डेरिवेटिव, ठीक है ना। एंटी डेरिवेटिव मतलब आपके पास क्या हो गया, इंटीग्रेशन, ठीक है ना। इसका मेनली यूज आपका होगा एक तो एरिया फाइंड करने में, जैसे मान लो आपका फिक्स फिगर होता है, भाई स्क्वायर है या फिर सर्कल है या फिर इस उनका जो भी आपके पास फिगर बनता है उनका आप लोग एरिया निकाल सकते हो, ठीक है ना। अगर आपके पास कोई भी एक मान लो कोई ग्राफ हैगा fx = x² का आपने ग्राफ बना दिया और उसका अगर वो बोलता है कि हमें एरिया निकालना है किसी पर्टिकुलर रीजन में, ठीक है ना, तो कैसे निकालोगे, मतलब कि आपके पास जो भी स्टैंडर्ड शेप नहीं होती उनका भी हम लोग एरिया इससे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। बाकी डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने में काम आता है। कुछ सम होते हैं जो हमारे बेसिक वैसे ऐड करके नहीं निकल सकते, मगर हम उसको इंटीग्रेशन की हेल्प से यूज कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। आ रही बात समझ में। तो देखते हैं इसको इंटीग्रेशन को। इंटीग्रेशन आपका 2 पार्ट में डिवाइड है वैसे तो, और वैसे आपका इंटीग्रेशन अगर किसी को भी करना है, चाहे वो 12th में है या फिर वो आगे ग्रेजुएशन में है, अगर उसके बेसिक से समझना है तो सबसे अच्छा ऑप्शन आपके पास NCERT बुक है, क्योंकि NCERT में बहुत अच्छे पैटर्न से आपको दे रखा है इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना। 11 एक्सरसाइज दे रखी है हमें 7.1 से लेकर के 7.11 तक, जिसमें हर एक एक्सरसाइज में अलग अलग पार्ट्स उसके बता रखे हैं। उसके बाद एक मिसलिनियस है जिसमें मिक्स आएगा। तो हमारा जो इंटीग्रेशन होता है 2 पार्ट में डिवाइड होता है, एक तो होता है हमारा इनडेफिनेट और एक होता है डेफिनेट। अब इसकी पहचान कैसे होगी, देखो इंटीग्रेशन का सिंबल होता है ये, ठीक है ना, और यहाँ पे dx, यहाँ पे कोई भी फंक्शन लिखा होगा उसका हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है ना। और डेफिनेट का आपके पास क्या पहचान होती है कि यहाँ पे ये लोअर लिमिट स्मॉल है और अपर लिमिट स्मॉल भी इस तरीके से लिखा होता है, तो हम लोग उसको डेफिनेट बोलते हैं, ठीक है ना। मान लो इसका आंसर fx आ रहा है और इसका भी आंसर fx आ रहा है, तो यहाँ पे तो हम लोग +c लिखते हैं और यहाँ पे हम लोग a से b लोअर लिमिट अपर लिमिट पुट करके फिर इसको अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं। मतलब इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे, 7.8 से आपका स्टार्ट होगा, तो इसको जब हम लोग पढ़ेंगे आपका 7.1 से लेकर के 7.7 तक हमारे पास क्या आएगा, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन आएगा, ठीक है ना। अब देखो इसके फॉर्मूले कैसे कैसे बने। सबसे पहले आपका फॉर्मूला आता है 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, भाई 1 किसका डेरिवेटिव होता था विद रेस्पेक्ट टू x में, जब आपने सीखा था तो x का डेरिवेटिव 1 होता था विद रेस्पेक्ट टू x में, तो इसलिए 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x। हम यहाँ पे लिख रहे हैं प्लस का c क्यों आता है अभी आपको पता लग जाएगा थोड़ी देर में, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट फॉर्मूला आपका आता है x⁴n dx, x⁴n होता है x⁴n+1 होल अपॉन में n+1 प्लस का c, ये आपके पास x⁴n का इंटीग्रेशन होता है, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ रही है। ये 2 फॉर्मूले समझ में आ रहे हैं। इन 2 फॉर्मूले के बेस पे छोटे छोटे क्वेश्चन करते हैं हम लोग, जैसे कि एक क्वेश्चन है छोटा सा कि इंटीग्रेट x³ प्लस का √x - 1, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है, ठीक है ना। तो कैसे करोगे भाई, x³ का मतलब क्या होता है, पावर कितनी हो गई 3, x⁻3, तो उसका इंटीग्रेशन क्या हो गया, x⁻3+1 अपॉन में 3+1, तो इसको लिखोगे x⁻3+1 डिवाइड में 3+1 प्लस का √x का मतलब आपको पता है, √x का मतलब क्या होता है, पावर हाफ 1/2, तो इसका आएगा x⁻1/2+1 अपॉन में 1/2 +1 और -1 का इंटीग्रेशन हमने भी क्या याद किया है, 1 का इंटीग्रेशन हमारा होता है x प्लस का c, ठीक है ना। इसको और थोड़ा सा सॉल्व कर दो, यह आएगा x⁴ अपॉन में 4 और यह आएगा x⁻3/2 अपॉन में 2, यह आ गया 3, यह आएगा माइनस का x प्लस का c,
ठीक है ना, ये आपका आंसर आ गया। आ रही बात समझ में? बस ऐसे ही करना है आपको। और एक देखो क्वेश्चन, जैसे x की पावर 4 माइनस का 5 प्लस x रूट x कर लेते हैं सपोज करो, ठीक है ना। अगर x की पावर 4 है तो x की पावर 4 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x की पावर 4 प्लस 1 5 अपॉन में 5 माइनस 5 देखो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट के साथ क्या आता है, x आ जाता है, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x है तो कांस्टेंट के साथ हमारा x आ जाएगा। क्योंकि देखो अगर आप इसका डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा, 5 ही तो आएगा। और वैसे अगर आप देखना चाहो अलग से तो देखो, मान लो आपको 5 का इंटीग्रेशन करना है तो पहले आपका 5 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा और फिर 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। इसीलिए कांस्टेंट के साथ आपको क्या करना है, हमेशा x लगाना है, ठीक है ना। उसके बाद आता है x रूट x। अगर हम x रूट x को पावर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा भाई, x की पावर 1 है और x की पावर हाफ है, इसको अगर मैं बेस से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो पावर ऐड हो जाएंगी, ये x की पावर 3/2 आ जाएगा। तो ये आपका आएगा प्लस x की पावर 3/2, x की पावर 3/2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, 3/2 प्लस 1 अपॉन में 3/2 प्लस का 1 प्लस का c, ठीक है ना। आ रही बात समझ में? और एक छोटा क्वेश्चन देखो, रूट एक्स क्यू माइनस का 4x प्लस का माइनस का 5x प्लस का 4, ये क्वेश्चन है छोटा सा। तो पहले ये नहीं कि आप यहां अलग इंटीग्रेशन करते यहां अलग इंटीग्रेशन करते, पहले इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आओगे, मतलब पहले मल्टीप्लाई करोगे। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब इंटीग्रेशन में देखो एक खास बात क्या होती है कि आपको ना क्वेश्चन को प्रॉपर फॉर्मूले की फॉर्म में बनाना पड़ता है, ठीक है ना। इसलिए आपका डिफरेंशिएशन तो 4-5 एक्सरसाइज में खत्म हो जाता है, मगर इंटीग्रेशन नहीं हो पाता, क्योंकि इसमें पूरे फंक्शन को ढंग से समझना पड़ता है, उसके बाद उसका इंटीग्रेशन करते हैं। डिफरेंशिएशन में तो हम फिर भी काफी डायरेक्टली अप्लाई कर देते हैं रूल को, ठीक है ना। तो जब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड। कैसे भाई, x की पावर रूट है तो मतलब हाफ पावर हो गई, यहाँ पे x की पावर 3 है, रूट x को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो x की पावर हाफ प्लस 3 हो जाएगा, जिसको आप सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 7/2 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई से करोगे तो आएगा माइनस का 5 x की पावर 3/2 प्लस का 4 रूट x का मतलब x की पावर हाफ। ये हमने क्या करा, मल्टीप्लाई करा तो पावर ऐड हो गई। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो, x की पावर 7/2 प्लस 1 कितना हो गया, 9/2 अपॉन में 9 यहाँ पे 2 माइनस का 5 x की पावर, इसमें n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 अप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 5/2 अपॉन में 5 और n2 में 2, जिससे कट जाएगा, प्लस का 4, इसको लिखोगे x की पावर 3/2 अपॉन में 3/2 प्लस का c, ठीक है ना। ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। आ रही बात समझ में? देखिए और क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन में x की पावर 4 प्लस रूट x प्लस 1 अपॉन में रूट x, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है, ठीक है ना। तो पहले इसको क्या करेंगे, x की पावर n की फॉर्म में एक्सप्लेन करेंगे। भाई देखो ये तो हमारा x की पावर n की फॉर्म में है ही, इसको करोगे तो x की पावर -4 हो जाएगा, इसको x की पावर हाफ लिख सकते हैं, इसको x की पावर -हाफ लिख सकते हैं, ठीक है ना। फिर x की पावर 4 को क्या लिखेंगे, x की पावर 4 प्लस 1 5 अपॉन में 5, इसको सॉल्व करेंगे तो x की पावर आएगा माइनस का 3 अपॉन में माइनस का 3 प्लस x की पावर 3/2 अपॉन में 3/2, और इसको करेंगे तो x की पावर माइनस हाफ प्लस 1 हो गया 1/2 अपॉन में 1/2 मतलब मल्टीप्लाई में आ गया 2, ठीक है ना। आ रही बात समझ में? उसके बाद एक और क्वेश्चन देखो, ax² प्लस का bx प्लस का c और डिवाइड में रूट एक्स। अभी डिवाइड में रूट एक्स आएगा तो आपको x की पावर n बनाने के लिए सबके डिवाइड में रूट एक्स ले जाना पड़ेगा। तो देखो वो क्या आएगा, ax² अपॉन में रूट एक्स प्लस का bx अपॉन में रूट एक्स प्लस का c अपॉन में रूट एक्स, ठीक है। ये आपके पास आ गया a, x की पावर 2 माइनस का हाफ कितना हो गया भाई, 2 माइनस का हाफ होगा 3/2 प्लस का b, x की पावर 1 और x की पावर हाफ, 1 माइनस का हाफ कितना होगा, क्योंकि डिवाइड में आपका पावर माइनस हो जाता है ना बेस सेम होने पे, तो x की पावर हाफ प्लस c x की -1/2, ठीक है। यह आएगा a x की पावर 5/2 अपॉन में 5 2 प्लस का b x की पावर 3/2 अपॉन में 3 2 प्लस का c x की पावर -1/2 प्लस 1 1/2 और इनटू में 2 प्लस का c, ठीक है ना। आ रही बात समझ में? एक और क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन है x³ माइनस x² प्लस का x -1 अपॉन में x -1 dx। इसको अगर हम ध्यान से देखें तो यहां से x² कॉमन आ रहा है और उसके बाद कुछ हो सकता है, इसमें x -1 आ गया है ना,
और इसमें से मैंने एक्स स्क्वायर को ले लिया, यहां से हम क्या करेंगे 1 को ले लेंगे, तो आएगा x माइनस 1 डिवाइड में x माइनस 1। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। फिर यहाँ पे आपका x माइनस 1 कॉमन आ रहा है, x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस का 1 अपॉन में x माइनस 1 dx, इससे कैंसिल आउट हो गया। यह आ गया आपका एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, x की पावर 3/3 1 का इंटीग्रेशन x प्लस का c। ठीक है ना भाई, देखो जिसको भी ऐसा लगे कि मैं बहुत फास्ट पढ़ा रहा हूँ तो फास्ट लिए पढ़ा रहा हूँ ताकि कम से कम टाइम में आपका ज्यादा कंटेंट क्लियर हो जाए। ठीक है ना, अगर जिसको लग रहा है कि फास्ट है तो वो YouTube पे ऑप्शन होता है कि आप उसको वीडियो को स्लो करके देख सकते हैं या फिर तेज करके देख सकते हैं। जिसको स्लो लग रहा है आप उसको फास्ट करके देख लेना। ठीक है ना, फटाफट मगर करना ऐसा है कि आपको समझ में आ जाए ढंग से, क्योंकि इंटीग्रेशन ऐसा टॉपिक है कि स्टार्टिंग से करके चलोगे तो ही आपको समझ में आएगा कुछ। ठीक है ना, अब देखो मैंने आपको बताया था कि प्लस सी का कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूं, क्यों कैसे आता है प्लस का सी। भाई देखो मैंने भी आपको क्या बोला कि अगर हम किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं और उसका वापस इंटीग्रेशन करते हैं तो वही मिल जाता है। जैसे कि मान लो x³ है, उसका मैंने डेरिवेटिव किया तो क्या आएगा 3x², और अगर मैं उसका दोबारा इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या आएगा 3x की पावर 3/3, मतलब कि x³ ही आ गया। ये मैंने पहले डिफरेंशिएशन किया था, यहां मैंने इंटीग्रेशन कर दिया। इतनी बात समझ में आ रही है। मगर अगर आप x³ प्लस 5 का डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा 3x² आएगा, प्लस का 0 आएगा, 5 का तो 0 हो जाएगा, मतलब कि आएगा क्या 3x² ही आएगा। और अगर आप इसका इंटीग्रेशन करते हो तो क्या आएगा x³ आएगा। भाई प्लस का 5 तो नहीं आया ना, ये प्लस का 5 तो नहीं आया, तो उसको फिक्स करने के लिए हम लोग क्या करते हैं c लगा देते हैं। उसको फिक्स करने के लिए हम लोग c लगाते हैं। ठीक है ना, इसलिए हम लोग प्लस c लगाते हैं डेफिनेट में, ताकि वो कॉन्स्टेंट वैल्यू को लेके चले। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। ठीक है, फिर इसके आगे कंप्लीट फॉर्मूला देख लेते हैं। आपका मैंने अभी बताया था कि 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x प्लस का c, x की पावर n का इंटीग्रेशन x की पावर n प्लस का 1 अपॉन में n प्लस का 1 प्लस का c। फिर आता है साइन x। भाई आपने साइन x किसी का डेरिवेटिव याद किया था, आपने cos x का डेरिवेटिव याद किया था माइनस का साइन x, इसीलिए यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस का cos x होता है। ठीक है ना, क्योंकि अगर आप इसका डेरिवेटिव करेंगे तो cos का हो जाएगा माइनस का साइन, और ये माइनस और वाला माइनस मिला के प्लस का साइन बन जाएगा। ठीक है, सेम ऐसे ही cos x किसका डेरिवेटिव होता है हमारा sin x का, तो इसीलिए cos x का इंटीग्रेशन हो गया आपका sin x। और आपका tan x का डेरिवेटिव क्या होता था sec²x, तो sec²x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा tan x। ऐसे ही cosec²x का हो जाएगा माइनस का cot x, जिनमें माइनस आता था यहां भी माइनस लगा दोगे। ठीक है ना, उसके बाद आता है हमारा sec x इंटू में tan x किसका डेरिवेटिव होता था आपका sec x का, तो ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा sec x। फिर आता है cosec x इंटू में cot x, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस का cosec x प्लस का c। ठीक है ना, फिर हमारे पास आता है यहाँ पे tan x, tan x होता है माइनस का log मोड में cos x या प्लस का c, या फिर log मोड में sec x प्लस का c। ठीक है ना, उसके बाद हमारा आता है tan x के बाद cot x। cot x का होता है हमारे पास log मोड में sin x प्लस का c। फिर आता है इंटीग्रेशन ऑफ sec x, वो हमारे पास होता है log मोड में sec x प्लस का tan x प्लस का c। एक आता है cosec x, cosec x का होता है log मोड में cosec x माइनस का cot x प्लस का c। फिर आता है हमारे पास ये साइन cos tan हो गए। फिर इसमें आता है 1 अपॉन में x, किसका डेरिवेटिव होता था log का, तो यहाँ पे हम लोग log मोड x लिखेंगे। ठीक है ना, हम लोग log मोड x को लिखेंगे क्योंकि log के अंदर पॉजिटिव वैल्यू ही डिफाइन होती है इसीलिए। उसके बाद आता है नेक्स्ट हमारे पास e की पावर ax, e की पावर ax का इंटीग्रेशन क्या होता है e की पावर ax अपॉन में a प्लस का c। ठीक है ना, और एक आता है a की पावर x, a की पावर x क्या होता है कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, इस केस में क्या होगा a की पावर x अपॉन में log a और प्लस का c। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आ रही है। आपके फॉर्मूले देंगे, इन फॉर्मूलों को एक बार देख लो।
इनके बेसिस पे देखो क्वेश्चन आता है, बहुत आसान होता है क्वेश्चन। जैसे कि एक क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब प्लस का साइन एक्स और प्लस का साइन 4x प्लस का 3, ये क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है ना। तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे भाई? एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन तो आपको डायरेक्ट पता है, एक्स की पावर 4 अपॉन में 4, ठीक है ना। अब साइन एक्स का भी आपने सीधा फॉर्मूला पढ़ा है, साइन एक्स का क्या होता है? माइनस का कॉस एक्स, तो मैं लिख दूंगा माइनस का कॉस एक्स, ठीक है ना। अब दोबारा साइन आ गया, साइन एक्स का आपने दोबारा पढ़ा है माइनस का कॉस एक्स, तो क्या आएगा? माइनस का कॉस एंगल 4x प्लस का 3, क्योंकि एंगल तो सेम रहेगा। मगर यहां पे देखो, अगर आपके पास साइन एक्स था तो सीधा माइनस कॉस एक्स हो जाता। अगर साइन का एंगल कोई भी लीनियर एंगल है, मतलब ax प्लस बी की फॉर्म में है, तो आप उसका डिफरेंशिएशन नीचे लिख दोगे। मतलब 4x प्लस 3 है तो 4x प्लस 3 का अगर आप डेरिवेटिव करोगे तो आएगा 4 इंटू में x का 1 प्लस 3 का 0, तो डिवाइड में क्या आ जाएगा? 4, ठीक है ना। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जो भी x के साथ कॉन्स्टेंट होगा कोफिशिएंट, वो हम लिख लेंगे डिवाइड में, या फिर उसका डेरिवेटिव लिखेंगे प्लस का c, ठीक है ना। और देख लेते हैं ऐसा क्वेश्चन, जैसे कि आपका sec स्क्वायर 7 माइनस 4x dx, अगर आपको इसका इंटीग्रेशन करना है तो क्या होगा? sec स्क्वायर x का, sec स्क्वायर का हमने क्या याद किया? देखो 10, तो यहाँ पे आएगा 10 एंगल सेम, और एंगल का नीचे डेरिवेटिव 7 माइनस 4x का डेरिवेटिव करोगे तो आएगा माइनस का 4 प्लस का c, ये आपके पास आ गया sec स्क्वायर x, ठीक है ना। फिर आएगा इंटीग्रेशन आपके पास, जैसे कि sec x ब्रैकेट में sec x प्लस का tan x, अगर ये क्वेश्चन है इसको आपको इंटीग्रेट करना है तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा हमारा sec स्क्वायर x प्लस का sec x इंटू में tan x, मल्टीप्लाई कर दिया। अब उसके बाद इसका इंटीग्रेशन लिखो भाई, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या हो गया? tan x, sec x tan x का क्या हो गया? sec x प्लस का c, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ रही है? ये कॉपी कर लो जब तक। ये कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो पहला क्वेश्चन आएगा 2 माइनस का 3 साइन एक्स अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स, तो सबसे पहले क्या करेंगे? इसको अलग अलग ब्रेक करेंगे, मतलब 2 अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स माइनस का 3 साइन एक्स अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये ब्रैकेट बंद, ठीक है ना। यह आएगा आपका 2 बाहर, कॉस स्क्वायर एक्स ऊपर आके क्या हो जाएगा आपका? सेक स्क्वायर एक्स माइनस का 3 साइन अपॉन में कॉस हो गया tan एक्स, और दूसरा कॉस ऊपर जाके हो गया सेक एक्स, ठीक है ना। अब आपको इसका इंटीग्रेशन आराम से कर सकते हो। बाई 2 सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है? tan एक्स माइनस का 3 सेक एक्स tan एक्स का क्या होता है? सेक एक्स प्लस का c। क्वेश्चन करने से पहले आपको फॉर्मूले कम से कम 8-10 बार पढ़ लेना, याद होने चाहिए, उसके बाद ही क्वेश्चन आपका हो पाएगा, ठीक है ना। फिर इस क्वेश्चन को देखो, सेक स्क्वायर एक्स है, सेक स्क्वायर एक्स को हम साइन कॉस में इन दोनों को एक्सप्लेन करेंगे, तो आ जाएगा 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा 1 अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। अब इसको साइन स्क्वायर एक्स ऊपर जाएगा और कॉस स्क्वायर एक्स आपका नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। साइन स्क्वायर अपॉन में कॉस स्क्वायर क्या होता है? tan स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। अब tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन अगर आप ढूंढोगे तो होता ही नहीं कुछ भी, तो हम tan स्क्वायर एक्स को 10th के फॉर्मूले से कन्वर्ट करेंगे किसमें? सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 में, ठीक है ना, क्योंकि हमें सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन पता है, क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan एक्स माइनस 1 का होता है x प्लस का c, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ रही है? देखिए अगला क्वेश्चन, आपको अगर ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो e की पावर log a log x लिखा हुआ है, आपको ये तो पता है कि b इंटू में log a क्या होता है भाई, b इंटू में log a बराबर क्या होता है? log a की पावर b, ये पता होगा सबको। तो इससे हम इसको क्या लिख सकते हैं? e की पावर log x की पावर a लिख सकते हैं, प्लस सेम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं e की पावर log a की पावर x लिख सकते हैं, ठीक है ना। अभी मैंने करा क्या है कि b log a को log a की पावर b लिख दिया, ठीक है ना। अब इसके अलावा एक ही फॉर्मूला भी आपको शायद पता होगा कि e की पावर log a इज इक्वल टू a होता है, ठीक है ना। ये फॉर्मूला e की पावर log a इक्वल टू a होता है, तो इसका मतलब इसका आंसर सीधा x की पावर a आ जाएगा, तो यहाँ पे आएगा x की पावर a और ये आ जाएगा a की पावर x, ठीक है। अब x की पावर a का इंटीग्रेशन हम लोग किससे करेंगे? x की पावर n वाले फॉर्मूले से, तो x की पावर a का इंटीग्रेशन क्या होगा? x की पावर a प्लस 1 अपॉन में a प्लस 1 प्लस a की पावर x का हो जाएगा a की पावर x अपॉन में log a कांस्टेंट की पावर वेरिएबल वाला फॉर्मूला, ठीक है ना, प्लस का c, ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। सेम क्वेश्चन देखो, e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है? e की पावर x अपॉन में x का 1, मतलब e की पावर x ही होगा, ठीक है ना।
आ रही ना बात सॉरी, मतलब मैंने फॉर्मूला बताया था कि e की पावर ax का इंटीग्रेशन हमारा होता है e की पावर ax अपॉन में a। अब a की वैल्यू अगर यहाँ पे 1 है तो अपॉन में तो 1 ही आएगा, तो उसे लिखने की जरूरत ही नहीं है। अब x की पावर e मतलब वेरिएबल की पावर कांस्टेंट, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा x की पावर e प्लस 1 अपॉन में e प्लस 1, ठीक है ना। फिर आता है a की पावर x, a की पावर x में a की पावर x वाला फॉर्मूला लगेगा तो आएगा 2 की पावर x अपॉन में log a प्लस x की पावर 2 का क्या हो गया, x की पावर 3 अपॉन में 3 प्लस का c, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है, इसे देख लो एक बार। ठीक है, इतने के बेसिस पे आपका जो 7.1 है पूरा कुछ खत्म हो जाएगा। तो 7.1 इसके बेसिस पे कर लेना और उसका एग्जांपल कर लेना। आपका नेक्स्ट वीडियो में 7.2 कराते हैं। इससे पहले आप फॉरनेस को अच्छे से बहुत रिवाइज कर लेना, वो बहुत जरूरी है, ठीक है। ओके।